नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लाइफ एक्सप्रेस वेयर देयर इज नो ड्रामा, नो फेक, ओनली फैक्ट्स टू कीप यू अवेक। जी हाँ, सही सुना आपने। लाइफ एक्सप्रेस एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा एकेडमिक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम बेमतलब की बातें नहीं करते, क्योंकि यहाँ बातें होती है सिर्फ रियल लाइफ के, रियल लोगों के, रियल अचीवमेंट्स की, और बातें होती है रियल नॉलेज की अंडर भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसकी बुनियाद वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। भले ही वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव का पालन करते करते हिंदुस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन आज हर भारतीय को ये कहते हुए काफ़ी गर्व होता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसने आज तक ना ही किसी पे आक्रमण किया और ना ही किसी पे राज किया। हाँ, हमने पूरी दुनिया पे राज किया, लेकिन उनके अधिकार, अस्तित्व एवं संस्कृति को छीन कर नहीं, बल्कि उनके दिलों पर राज किया, अपनी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति और फिलॉसफी की खुशबू बिखेर कर। इसी भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लाइफ एक्सप्रेस अपने मिशन पे आप सभी के सहयोग से आगे बढ़ रही है, जिसमें मेरा यही प्रयास है कि भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान प्रणाली का समुचित अध्ययन कर उसके भाव को, उसमें निहित संदेश को आपके सामने, वर्ल्ड सोसाइटी के सामने प्रस्तुत करूं, क्योंकि आज पूरी दुनिया में एक नहीं कई कारणों से अनेक प्रकार के संकट के बादल मंडरा रहे हैं, खूनी युद्ध चल रहे हैं, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में और पूरे विश्व में। पूरी दुनिया आज एक सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग ढूंढ रही है, जिसे अपनाकर वो शांति और सौहार्द के साथ जी सके। लेकिन अफसोस, दुनिया के पास ऐसा कोई मॉडल नहीं है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि भारत के पास ऐसा सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग है जिसे अपनाकर हम पूरे विश्व में शांति और उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और उसी मॉडल को हम आज भारतीय ज्ञान परंपरा के रूप में देख रहे हैं। तो चलते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट हॉल ऑफ फेम की ओर, जहां हम मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो वाकई समाज के लिए एक रियल रोल मॉडल हैं, अपने उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्यों के चलते। लेकिन हम में से अधिकांश लोग उनकी उपलब्धि या अचीवमेंट से आज भी बेखबर हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, जिनके जीवन से जुड़े कई रोचक तथ्य हैं। इससे पहले कि हम उन रोचक तथ्यों को जाने उन्हीं की जुबानी, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मैं आपको अपने विशेष अतिथि का एक संक्षिप्त परिचय दे दूं। वैसे तो हमारे आज के विशेष अतिथि किसी परिचय या पहचान के मोहताज नहीं हैं, लेकिन औपचारिकता का निर्वहन करते हुए मैं अपने विशेष अतिथि का नाम भी और काम भी आपको बताऊंगा। लाइफ एक्सप्रेस के इस हफ्ते के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ जो विशेष अतिथि ऑनलाइन जुड़े हैं, उनका नाम है डॉक्टर एल.के. माहेश्वरी। डॉक्टर माहेश्वरी का जन्म 5 जुलाई 1945 को उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक शिक्षित परिवार में हुआ था। बचपन से ही अपनी विलक्षण प्रतिभा एवं उत्कृष्ट कार्यों के बदौलत उन्होंने समाज में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। यदि हम उनके शैक्षणिक जीवन पर प्रकाश डालें तो हम पाते हैं कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा
अव्वल दर्जे से सफलतापूर्वक पूरी की। In his illustrious academic journey of more than 5 decades, he did his MSc in Physics from University of Lucknow in 1965 and MSc in Electronics from Birla Institute of Technology Science, Pilani in 1967. And it was the year 1971 when he was conferred doctoral degree of PhD by the prestigious BITS Pilani. More importantly, he has authored several books on electronics and published more than 100 peer-reviewed research papers in national and international journals of high repute, especially in the areas of semiconductor, electronics, instrumentation, educational development, and university-industry linkages, etc. And added to that, there are many books to his name which he has written for higher education of India. It is also imperative to mention that Dr. Maheshwari has also been the part of esteemed board member of different academic councils, advisory committees, and forums, including that of FICCI Higher Education Delegation, which visited Mauritius way back in 2009, along with HRD Minister Sri Kapil Sibalji. He has been a member of executive and academic councils of Central Universities of Kashmir, Karnataka, Kerala, and Northeastern Hill University, Shillong, Meghalaya. He is also member of governing and other academic bodies of over 20 institutions and universities in the country. He was invited by the government of Mauritius for having discussions on establishing a BITS campus in Mauritius. The ITESO University, Guadalajara, Mexico, also invited him to address the plenary session during the International Conference on School-Industry Partnership Asia, Jalisco 2005. He has visited a number of universities, institutions in USA, Canada, and other countries, and participated in establishing educational collaborations with many institutions. Apart from his academic acumen, Dr. Maheshwari has held several dignified administrative offices of Chief Instrumentation Center, Dean, Research and Consultancy, Deputy Director, Director, Pro Vice Chancellor, and Vice Chancellor of BITS Pilani. And I should not forget to add that Dr. Maheshwari has also been felicitated with several prestigious academic awards at national and international levels. Some of the prominent awards are Scientist of the Year Award by the Gyan Chand Jain Memorial Foundation, Ambala. He has received in 2008 Science Counselor Award from Indian Society of Health, Environment, Education and Research, Jodhpur. He has also been chairperson of many peer teams nominated by NAAC to assess and accredit institutions in the country. Thus, there are so many accolades and achievements to his name, which I cannot cover in a short period of time. But I can tell you in a nutshell that he is a blend of modernity with antiquity. He is a blend of knowledge and wisdom. His multi-talents and remarkable achievements and contributions to society make him a unique human being. For me, he is not simply a human, rather a superhuman blessed with all types of righteous qualities and human values. And pleasure is solely mine in welcoming one and only the great educationist, Dr. L.K. Maheshwari. Namaskar, sir. Namaskar, Sahab. First of all, on behalf of my entire Life Express team and on behalf of my intellectual viewers, I extend a very warm welcome and sincere gratitude to you for your gracious presence in Life Express. Yes, sir. I like to first thank you very much for starting this series of Life Express. You deserve heartiest congratulations in bringing different kinds of people from different walks of life in academics and other areas and presenting it to your audience, basically. I'm also thankful to my dear friend Jagdish Mehta, who was a faculty member at your university, and he is one person who is associated with me right from 1960s onwards. And he was with Doordarshan, and finally he was with your university as well. So I also like to thank you
and I wish you all good luck in your endeavor to bring features of education and other areas to the greater public through the YouTube and other media. Thank you very much, Brother Jha. Thank you, sir, for your blessings. Well, sir, we shall start our today's discussion, or rather interaction. Sir, as we know from your rich academic profile that you have served Indian academia for more than 45 years in different highly responsible positions, including Vice Chancellor of BITS Pilani. तो एजुकेशन सेक्टर में इतने लंबे अनुभव एवं योगदान के बाद आप शिक्षा को कैसे परिभाषित करते हैं, खासकर आपकी लेटेस्ट एक पुस्तक जो आई है उसके अंतर्गत, which I think is highlighting higher education. So that is something like, BITS Pilani, its title is BITS Pilani, a journey of education in higher education. So उसके अंतर्गत आप शिक्षा को कैसे देखते हैं, कैसे परिभाषित करते हैं, उसकी एक आदर्श स्वरूप क्या आप देखते हैं, उससे हम शुरुआत करेंगे. ओवर टू यू सर. जी डॉक्टर झा, बहुत आपने अच्छा प्रश्न पूछा है मुझसे. शिक्षा के बारे में कोई नई चीज नहीं है, हमारे ग्रंथों ने बहुत पहले बताया हुआ है. विद्या ददात विनयम. अगर हमारी शिक्षा और विद्या हमको विनय प्रदान करती है तो हम सक्सेसफुल हैं. केवल शिक्षा, आज की शिक्षा पर्यायवाची बन के रह गई है जॉब्स के लिए केवल. आई थिंक हमको इससे ऊपर उठना होगा और शिक्षा के शाश्वत मूल्यों को, जिसमें विभिन्न मूल्य हैं, नम्रता उसमें एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, उसको पाना होगा. यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है. चाहे आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हों, विज्ञान पढ़ रहे हों, या ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे हों, या अन्य विषयों के क्षेत्रों में कर रहे हों, आपकी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए हम एक सभ्य मानव बने, हम एक उच्च कोटि के मानव बने जो समाज को दिग्दर्शन दे सके और दिशा दिखा सके नई प्रकार की. आज के युग में जहाँ टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन शिक्षा को केवल पर्यायवाची बनाना जॉब्स के लिए मेरे ख्याल से बहुत संकुचित विचार है. वो आवश्यक है लेकिन बहुत संकुचित विचार है. उससे ऊपर उठ के हमको देखना होगा शिक्षा के बारे में. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. और इससे मुझे अपनी वैदिक परंपरा की वो बात भी याद आ रही है सर, जो आपने कहा कि ये जॉब का पर्यायवाची नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो शिक्षा का उद्देश्य है भारतीय ज्ञान परंपरा में वो है सा विद्या या विमुक्त है. मतलब विद्या वही है जो आपको मुक्ति प्रदान कर सके. True education is one that liberates you from all types of sufferings. But today's education is multiplying our sufferings just because, as you said, that it should not become synonymous to, jobs only. इसीलिए जो हमारा मेन स्ट्रीम एजुकेशन, जो जिस एजुकेशन में आज हम लोग हैं, मतलब वो एजुकेशन जो है वो मोरल एजुकेशन से हम बहुत दूर हो गए, क्योंकि मोरल एजुकेशन का पर्पस था हाउ टू लिव, जबकि मेन स्ट्रीम एजुकेशन का आज जो है वो हो गया हाउ टू मेक ए लिविंग, जिसको कि आपने रोजगार से जो कहा कि उससे नहीं जोड़ना चाहिए. बहुत ही तर्कसंगत बात है सर. बहुत बहुत अच्छा लगा कि आपने इस चीज को कम से कम माना तो सही, क्योंकि इस पे कई बार हम लोगों का एक डिस्कशन होते रहता है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए. वेरी नाइस सर. सो विद दैट we shall move to the next question. Well, you have been chairperson of many peer teams nominated by NAAC to assess and accredit several universities and institutions in the country. So here, I, as well as many of our viewers, would like to know, why do not Indian universities figure in top 100 universities of the world? Is it because world assessment parameters are not conducive or are not aligned with the educational values of India? So kindly throw some light on the causes and remedies of this concern, sir. Over to you, sir. आपके प्रश्न को मैं दो भागों में बांटूंगा. पहला भाग तो इसका ये होगा जो आपने पूछा एक्रेडिटेशन के संबंध में, और मैंने विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस को चेयरपर्सन के रूप में विजिट किया हुआ है. और दूसरा जो प्रश्न आपने पूछा, जो उससे एसोसिएटेड प्रश्न है, जो आपने लेटर पार्ट में पूछा, उसको मैं सेकंड पार्ट में लूँगा. तो सर्वप्रथम तो एक्रेडिटेशन के संबंध में हमारे जो एजेंसीज हैं, नैक, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, उनको एक चार्ज दिया गया है एक लार्जर पब्लिक के लिए एक रेटिंग बताएं इंस्टीट्यूशंस का कि उनका क्या ग्रेड है, क्या उनकी परफॉर्मेंस लेवल है. बेसिक उद्देश्य ये है. और शुरुआत में नैक का ये बेसिकली आइडिया था, दिस विल बी ए फ्रेंड्स फिलोसफर्स कमेटी. अगर हमारी टीम
एसेसर्स की एक इंस्टीट्यूट में 3 दिन बिता रही है या 2 दिन बिता रही है, तो उसको खाली एवेल्युएट ही नहीं करना है, उनको सजेस्ट भी करना है क्या इम्प्रूवमेंट पॉसिबिलिटी है उसकी जो है, ये भी बताने का उद्देश्य था उनका। हालांकि नेक जो है धीरे धीरे उसकी भी यूनिफॉर्मिटी के वजह से उसकी शिफ्ट हो रही है बेसिक जो टेनेट था उसका, लेकिन उसको न छूते हुए भी मैं यही विचार व्यक्त कर सकता हूँ आपके लिए कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, खासतौर से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, बाई एंड लार्ज मेरे अनुभव में ये आया, सिंसियरली चाहते हैं कि शिक्षा का स्तर बढ़े, शिक्षा का कार्य बढ़े, मतलब ये चाहते हैं वो अच्छी क्वालिटी की शिक्षा दें, लेकिन हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं जो डिफ्रेंशिएट करते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, उससे थोड़ी सी उनको दुविधा रहती है। आप एग्जाम्पल के लिए देखें, अगर मैं कोई इक्विपमेंट चाहता हूं और कंपटीशन के हिसाब से मुझे वो सैंक्शन हुआ प्रोजेक्ट में, तो मुझे एज ए इंस्टीट्यूट उसका 50% पैसा देना पड़ेगा, जबकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को ये पता नहीं देना पड़ता। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा जो सिस्टम है थोड़ा सा स्क्यूड है, जो कि फेवर करता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को, ना कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, गवर्नमेंट की अपनी समस्याएं हैं, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ तक अगर फंडिंग आप ले रहे हैं ऑन ए बेसिस, कम्पिटिटिव बेसिस, तब आपको ऐसा ही करना पड़ेगा कि जिससे कि आप जो है समान एरियाज में आए। अदरवाइज प्राइवेट मैनेजमेंट पे बहुत सारी जिम्मेवारी है फंडिंग जुटाने की, और स्टूडेंट फीस के अलावा लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जो उनको फंड कर सकें। लेकिन बाय एंड लार्ज मैंने ये पाया कि सिंसियरिटी है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में बाय एंड लार्ज अब अच्छी शिक्षा देने के लिए, लेकिन वो इस सिस्टम से बंधे हुए हैं, इसलिए अपना एक्सेलेंस नहीं कर पा रहे। तो ये शिक्षा के बारे में मैं ये बताऊं, एवेल्युएशन के बारे में। दूसरा आपने पूछा क्या कारण है कि हम विश्व के मापदंड पर इतने इंस्टीट्यूशंस को एक्रेडिट किया जाता है विश्व में और रेटिंग दी जाती है, हम जो है उसमें अभी उच्च कोटि पर नहीं पहुंच पा रहे, इतने इंस्टीट्यूशंस अच्छे होने के बावजूद भी। इसका उत्तर मेरे समझ में यही आता है, हम जो दे रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, हमने एक मॉडल ले लिया कि हम MIT को फॉलो करेंगे, हार्वर्ड को फॉलो करेंगे या किसी और को फॉलो करेंगे, तो अपनी ओरिजिनलिटी हमने लूज कर दी है। एक समय था जब भारत में नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय थे जो अपनी गरिमा के लिए जाने जाते थे, तो क्या हम अपनी पहचान नहीं बना सकते अलग प्रकार से? मैं बिट्स पिलानी में कनेक्ट रहा हूँ पिछले करीब 45 वर्ष और अभी तक भी वहीं से संबंधित हूँ। हमने पिलानी में एक मॉडल दिया शिक्षा का, जिसमें एक प्रैक्टिस स्कूल कंपोनेंट है जो शिक्षा को समाज से जोड़ती है, वर्ड ऑफ वर्क से जोड़ती है। इसमें इंडस्ट्रीज आ गया, गवर्नमेंट आ गई, प्राइवेट R&D रिसर्च आ गए, सब आ गए। तो एक नया मॉडल डेवलप हुआ इंडिया में, जिसकी रेटिंग चाइना में भी दी, अमेरिका ने भी फॉलो किया कि अमेरिका MIT में केवल केमिकल इंजीनियरिंग में था, बिट्स पिलानी ने इसको सभी क्षेत्रों में कर दिया। तो हम अगर अपनी पहचान बनाएंगे तब तो हम पा पाएंगे, हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूशंस इसलिए नहीं आ पा रहे कि हम कंपेयर कर रहे हैं अपने को बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जिनके पास बहुत फैसिलिटीज हैं अलग प्रकार की, और मैन पावर भी उनके प्रकार की, और बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं, 300 ईयर्स, 400 ईयर्स, 500 ईयर्स ओल्ड, पर्टिकुलरली ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन। तो उनसे कंपेरिजन में समय लगेगा, लेकिन मुझे प्रसन्नता है बताने के लिए, ऐसा है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन कोशिश कर रहे हैं कि हम वर्ल्ड रैंकिंग में आगे आएँ, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि अच्छे इंस्टीट्यूट रैंकिंग में आएंगे। और लेकिन अपना उनको ये करना पड़ेगा टारगेटिंग, हमको ओरिजिनलिटी अपनी रखनी पड़ेगी, ना किसी से सेकंड रेट कंपेरिजन करने हैं। अगर कंपेरिजन करेंगे तो हम उससे लोअर ही रहेंगे, हमेशा उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमको अपनी ओरिजिनलिटी इन प्रोग्राम ऑफरिंग्स, इन मैकेनिज्म ऑफ इवैल्यूएशन, assessment, everything has to be kept originally, and then I think we can excel. And I can tell you from my experience of visiting many universities in Canada and USA that I have presented what we are doing in BITS Pilani particularly. They have found that we are doing something unique, which they have to also learn from us. So ranking is one side, but I think originality of thoughts particularly is not limited to only foreign universities. It is also with us, and we should dwell on that and particularly project ourselves in that particular manner. That's what I will say here. And I'm sure in years to come, institutions in India also will find in the world ranking their real number position. That is my view particularly. वेरी नाइस सर। बिल्कुल सही आपने कहा कि हमें अपनी ओरिजिनलिटी को मतलब शोकेस करना पड़ेगा, जो कि नहीं हो पा रहा है। और इसी सब वजह से मैं कई मतलब अपने एकेडमिक फोरम में भी मैं बात करता हूं कि कहीं ना कहीं एक तरह का पैराडॉक्स है, मतलब पैराडॉक्सिकल, मतलब एक सिचुएशन बन गई है कि ऑन दी वन हैंड वी आर टॉकिंग ऑफ बिकमिंग नॉलेज सुपर पावर, विश्व गुरु, बट ऑन दी अदर हैंड we are still
a copier of Macaulay model of education, or in other words, I can say that we are still following the best practices of the West. तो ऐसे में हम भारतीय ज्ञान परंपरा के जरिए हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं या विश्व चेला बनने जा रहे हैं, ये एक प्रश्न मन में रह जाता है। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारी जो ओरिजिनलिटी है उसको हमें, जो हमारा इंटेलेक्चुअल कैपिटल है उसको कैपिटलाइज करने का आज समय है, और अगर हम नहीं करेंगे तो फिर तो मुझे लगता है कि हम विश्व चेला ही बन के रह जाएंगे। फिर विद दैट आई शैल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। I, as well as many of our viewers, would like to know the future prospect of electronics from employment perspectives, which is your, core domain. Because not only in science, rather in all other fields, today we are not sure what does the future hold for us. So what would you like to say or counsel our budding or aspiring professionals on career front in terms of future readiness? Because as I discussed earlier also, that the career flights that our students are taking today will not necessarily land them at the right airport 5 or 10 years down the line. So in this scenario, what sort of future readiness should be taken care of, not just in the field of science and technology, but in general? Over to you, sir. धन्यवाद प्रोफेसर झा, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है मुझसे, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स तक ना लिमिट करके इसको जनरलाइज करते हैं। इट इज ट्रू फॉर अदर डिसिप्लिन्स एज वेल। आप मैकेनिकल जाइए, केमिकल जाइए, किसी में जाइए, ये सबके लिए अप्लाई करता है जी। सर, प्रथम तो मैं ये कहूँगा, अभी तक जो हमने अपनी शिक्षा पद्धति रखी वो कंपार्टमेंटलाइज्ड वे में रखी, मतलब जिसमें कि इंजीनियरिंग को सेपरेट किया गया, ह्यूमैनिटीज को सेपरेट किया गया, साइंस को सेपरेट किया गया, कॉमर्स को अलग सेपरेट किया गया। मुझे प्रसन्नता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी बातों का सोल्यूशन प्रस्तावित किया गया है। इम्प्लीमेंटेशन की क्या स्थिति है मुझे नहीं मालूम अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, लेकिन प्रस्ताव में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसमें यह है समावेशी शिक्षा हम प्रदान करें। समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है बेसिकली प्रॉपर कंपोनेंट्स ऑफ disciplines which are required to have a good life are to be there in this system. A combination of humanities, social sciences, technology, skills, all these things have to be provided avenues for a young students to choose from. So this essentially brings us to a situation where what kind of model we are trying to propose. मेरे अपने विचार में जो भविष्य के मॉडल बन रहा है यूनिवर्सिटीज का, यूनिवर्सिटीज विल हैव टू हैव एक्टिविटी सेंटर्स इन लार्जर नंबर्स, एंड एक्टिविटी सेंटर्स विल इंक्लूड लेट अस से एक्टिविटीज इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, इन टर्म्स ऑफ डांस, ड्रामा, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक्स particularly in terms of data analysis, computer sciences, electronics, mechanical engineering, and lot of activity centers will be there. A student enters the university and he says, okay, I have to explore out of 20 activities, 5 activities or 6 activities will be my focus. In those activities particularly there will be lectures, there will be practicals, there will be sessions essentially on working particularly of different kind of projects. All these facilities will be there in those activity centers. A student will choose that as a 5 or 6 activity center, and then he will attend all the classes and other features and take tests, quizzes, everything will be there. But I think there will not be a rigid boundary between science, engineering, humanities, etc. He can choose from this pool particularly, and at the end he will earn a degree which is according to his own interest, and he will foster and he will improve and he will show his best talents in that. Today's education has become, including electronics education, it has become so compartmentalized that if, let us say, a student of electronics wants to learn something on music, can he in this system? The answer is today is no. But new education policy thinking is that he should be given a credit course on music also. Suppose a person wants to do a course on drama, or a person wants to do a course in history, can he do as a part of credit particularly? This feature is being provided in the new education policy. According to me, it's a very best feature here. So I think unless we attempt from this angle, you will find that, so I think the education has to go into a dimension where
a student has to be given choices in terms of learning the subjects of his own area of interest, interfacing with the areas of humanities, culture, arts, and crafts, and other skills areas along with his own discipline. Once you are attempting to do this thing, the jobs will be plenty. And today, I can tell you, jobs, since you asked a very pointed question in terms of basically the idea of electronics, jobs in electronics areas. So I think electronics is no exception. Once you have this thing, then those people will essentially be getting opportunities in their own areas of interest and try to show up well, particularly. As far as this electronics is concerned, you will find here that jobs will come by thinking process. What is the thinking process requirement, essentially? Take, for example, the issues of old age people. Today, old age people, if you see, and you are living in Gurgaon, Professor Jha, you see here people are living in flats, rise flats. And there are old people, husband, wife only, children are all in USA or in Canada. Now, what are their needs? If somebody has to recognize there can be need in security, there can be need of other kind, need of energy, need of medicine, health system particularly. If one thinks of this kind of domain, so let us say my domain is essentially serving the old age people in India in the new scenario of the current scenario where children are abroad and families are nuclear essentially and small families. Now, once you start thinking, then you find jobs will generate. So electronics person has to find jobs in terms of providing support in terms of security. Digital security has to be there. There can be other areas in which he is helped by the technology. Once you attempt that kind of thinking process, then you will find that new kinds of jobs will generate, and this will give employment opportunities to the young students of electronics and all that. As far as electronics is concerned particularly, I can tell you the area of sensors is very weak in the country. So silicon-based sensors, and nation is talking about semiconductor chips being manufactured in India. There will be tremendous number of opportunities of jobs will be coming up in these areas where people have to live up here. So devices for home, devices for elderly and children, learning opportunities, and new thinking particularly will give rise to newer and jobs particularly. Materials area is very important area in which people will find enough kind of jobs. So I think people have to go on churning. It is not a static situation where by statism they will try to get jobs. There will be a dynamic situation where jobs will be there, and I'm sure the young students of today will try to get not only job for themselves, but they will be able to generate jobs through entrepreneurship for others as well. Entrepreneurship will be the future where small things will be combined together and many jobs will generate here, and our people will be job givers, and people from all across the world should come here to see what India is trying to do essentially. That is my thinking in terms of electronics jobs and future of electronics is concerned in the country. Very nice, sir. Very thoughtful of you. You have given very applied perspective of these areas, and definitely the day is not far off, when we will be job givers rather than job seekers. Right. Very nice. Right. Well, so finally, as you know, sir, our planet is becoming unlivable due to end number of humanitarian crises. I can say the world is in chaos today. So considering this, I would like to request you to kindly give a message of peace so that we could create a better species of human with better sense of harmony and coexistence. Over to you, sir. Thank you, Professor Jha. Our scriptures have told the thing which I am repeating here. Om Dev Shantirantrikshvang Shanti Prathivi Shantirapaha Shantiroshadya Shanti Vanaspatya Shanti Vishwe Deva Shant Brahma Shant Sarvang Shant Shantarev Shanti Sama Shantaredi Om Shanti Shanti Shanti. So the peace message is given in this particular tenet of the Vedas and from our country, and I think we have to respect. Apa means water. We have to respect water, we have to respect air, we have to respect other parts of the planet here. Then only we can live in peace. Otherwise, we are going to degrade the environment. It is not going to be a livable environment. And I can tell you here that our scriptures have described very clearly that it is somebody else who controls the whole thing here. It is not that I or you control.
or anybody else controls here. But there is a superpower which you call by any name, doesn't matter. But I think that is controlling the whole universe, and we have to play our own role very clearly and in a manner so that we don't degrade the environment, we don't demean the other people. Essentially, all are essentially part of the same larger universe, and then the peace will automatically come into it. Let us do our job clearly. We should try to improve ourselves rather than improving others particularly. That will be my message to all the people here. Whatever jobs we are in, whether we are a teacher, we are a businessman or a student, I think let us try to understand our own job, and we should do that job sincerely. Peace will automatically come. If we encroach in others' spheres, peace will certainly be going away and not being involved in terms of bringing peace to the planet particularly. So my message is, keep doing your work very sincerely, with all sincerity. Whether no job is small, and with that, if you go on here, you will find that peace will automatically be there, and the brotherhood feeling has to be there, and with that feeling, I think we can have peace in the whole planet. That is my message to all the young people and all the people, professional people here. If you are a teacher, you are a faculty member, we have to do our job very sincerely. If you are a student, I have to attend all the events happening in the university in a particular way and in a more sincere way here. If I am a worker, I am a technician, I have to do my job sincerely. If I am a peon, I have to do my job also sincerely, because all people involved make an institution. It is not that one individual makes an institution, but certainly all people, I think, have to realize their own roles in the system, whether it's a government, whether it's a private university, whether it's a public institution, or any work, office, etc. We have to do our job very sincerely. Once we try to do that kind of thing, then I think envy will go away. We will not be envy with the other people here, and we will certainly bring peace to the society, and the system is going to work well, and nation is going to grow, and this nation is bound to come to a level which will be a very high level in the whole scenario of the world today. And as an Indian, I think we have to project ourselves in a manner that we are sincere to the core in our own activities which are involving any kind of work which is there. That is what my message will be there. Very nice, sir. Your message is very deep in its, I will say, implication. And of course, this message will go a long way in establishing peace within ourselves, within society, and the planet at large. So we are immensely grateful to you, sir, for your scholarly presence with us today. और शिक्षा जगत में आपके उत्कृष्ट और सराहनीय कार्यों के लिए लाइफ एक्सप्रेस की जूरी ने आपके लिए एक अवार्ड की घोषणा की है, और वो अवार्ड है लाइफ एक्सप्रेस अवार्ड ऑफ आइकॉनिक एजुकेशनिस्ट। और हम चाहेंगे कि आप इस अवार्ड को सहर्ष स्वीकार करें, और आपके इस उपलब्धि पर आपको बस मैं यही कह सकता हूं, ढेरों बधाई, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सो मच सर फॉर कनेक्टिंग विद अस। हार्दिक धन्यवाद आपको अवार्ड देने के लिए, आप मुझे अवार्ड दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एंड गॉड विलिंग वी शैल कनेक्ट टू यू इन सम अदर फोरम सर, एंड वी सीक योर ब्लेसिंग्स टू मूव ऑन दिस पाथ ऑफ लाइफ एक्सप्रेस। थैंक यू सो मच सर। Thank you, sir. Thank you very much. LXP Award of Iconic Educationist is proudly presented to Dr. L.K. Maheshwari for his exemplary contributions to Indian academia on 5th January 2025. नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आज के IK सेगमेंट में सबसे पहले हम एक ह्यूमन वैल्यू सीखेंगे, और उसके बाद हम एक भारत के पारंपरिक मान्यता या ट्रेडिशनल बिलीफ के वैज्ञानिक कारण को भी समझेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे ह्यूमन वैल्यू की। पिछला ह्यूमन वैल्यू जो हमने हिंदी अल्फ़ाबेट के जरिए सीखा था वो था ठ से ठहराव, और हिंदी का अगला लेटर या अक्षर है ड। ड से जिस
मानव मूल्य का मैंने चयन किया है वो है डटे रहो। डटे रहो से मेरा यहाँ तात्पर्य ये है कि आप जब तक अपने मंजिल तक नहीं पहुँच जाओ या जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल ना कर लो तब तक आपको डटे रहना है, चलते रहना है, जिसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था चरे वेती, which means keep on moving, keep on marching till you achieve your goal। सरल शब्दों में कहें तो रुक जाना मृत्यु है और आगे बढ़ते रहना और डटे रहना ही जीवन है। इसी संदर्भ में यहाँ मुझे द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की सुप्रसिद्ध रचना वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो की 3 पंक्ति मुझे याद आ रही है, जिसमें कवि ने कहा है कि सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वही, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो। तो आप डटे रहे और मैं आगे बढ़ता हूं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट की ओर, जिसमें हम फिर अपनी एक पारंपरिक मान्यता के वैज्ञानिक कारण को समझेंगे और इसके अंतर्गत आज हम समझेंगे प्रकृति का सनातन धर्म में वैज्ञानिक महत्व। प्रकृति अर्थात वनस्पति का हमारे धर्म में प्राचीन काल से अटूट संबंध रहा है। सच तो यह है कि सनातन धर्म की जड़ें प्रकृति से ही जुड़ी हैं। वैदिक श्लोकों व मंत्रों में प्रकृति को मां माना गया है। ऋषि मुनियों ने सदा से ही प्रकृति से गहरा संबंध रखा है, इसलिए हमारे रीति रिवाजों में इसके प्रति लगाव छलकता है। मंत्रों में वनस्पति पूजन भी शामिल था। देवताओं की श्रेणी में वन देवता भी थे। यक्ष वनों की रक्षा करते हैं, ऐसा विश्वास है। ऋषि आश्रम घने जंगलों के बीच सुंदर उपवन जैसे होते थे, जहां जीवनदायिनी जड़ी बूटियां उगाई जाती थी और पशु पक्षियों को संरक्षण मिलता था, जो आज के सुरक्षित वनों जैसे थे। ये आश्रम उस समय के अनुसंधान केंद्र व शिक्षा संस्थान भी थे। आश्रम वासियों की दिनचर्या प्रकृति के अनुकूल होती थी। वहाँ किए जाने वाले नित्य यज्ञ वातावरण व वायुमंडल दोनों को शुद्ध करने व रखने के लिए होते थे। इन नित्य यज्ञों में गाय के घी की आहुति देने से परमाणु रेडिएशन से वातावरण की रक्षा भी होती थी। आश्रमों की भांति देश का ग्रामीण जीवन प्रकृति के अनुरूप व अनुकूल ही होता था। रहने के लिए मिट्टी व घास के बने घर थे, जो सर्दियों में गर्म व ग्रीष्म काल में ठंडे रहते थे। गांव के बीच पीपल, नीम व जामुन के वृक्ष लगे होते थे और घर घर में तुलसी के पौधे थे। उत्सव व पर्व सब मिलकर मनाते थे। किसी प्रकार का जाति भेदभाव नहीं था। पर कालांतर में समाज में बुराइयां आ गई और भेदभाव दिखने लगा, परंतु सनातन धर्म अपने विशुद्ध रूप में निष्कलंक था। घर आंगन साफ सुथरा व गोबर मिट्टी से लिपा हुआ रहता था। रूस के एक अनुसंधान के अनुसार गाय के गोबर से लिपा हुआ घर कीटाणु रहित होता है। कुएं का और बहती नदी का
पानी स्वास्थ्यवर्धक होता था, खेती में प्राकृतिक खाद पड़ती थी, इसीलिए जो भी उपजता था वह आजकल के पदार्थों की भांति हानिकारक नहीं था। फल पेड़ों पर ही पकाए जाते थे, आजकल की तरह कृत्रिम रूप से उन्हें नहीं पकाया जाता था। जब कोई व्यक्ति पेड़ काटता था तो पहले उससे क्षमा याचना करता था, फिर उस पेड़ के शेष भाग पर घी लगाता था और बाद में 10 पौधे लगाता था। कुछ वृक्षों को जैसे पीपल और वट वृक्ष आदि को तो काटना वर्जित था। वृक्षों की पूजा होती थी। आज जो हम वातावरण बचाओ अभियान की बात करते हैं वह हमारे अपने मूल सनातन नियमों के उल्लंघन के ही कारण है। संक्षेप में यदि कहा जाए तो यही है कि सुखी जीवन के लिए जीवन का प्रकृति के साथ निकटता एवं संतुलन बनाए रखना जरूरी है। प्रकृति को यदि हम मां मानेंगे तो वह हमें बच्चों की तरह संरक्षण देगी, और यदि हम उसे दासी मानकर वश में करेंगे तो परिणाम विनाशक ही होंगे। बाढ़ आएगी, सुनामी आएगी और सूखा पड़ेगा आदि। आज के सत्र की समाप्ति मैं फिर एक आह्वान के साथ करूंगा, खासकर डॉक्टर एल.के. माहेश्वरी जी की बातचीत से निकले कुछ मुख्य अंश को लेकर। फर्स्टली, नो जॉब्स आर स्मॉल और बिग। Whatever jobs we are doing, we must give best to them with a feeling of brotherhood. Every individual must perform his or her job sincerely. Only then we can create an ideal institution, an ideal society, an ideal nation, and an ideal planet. Secondly, people working in technological areas need to create need-based jobs, especially to take care of elderly people in society. That's all for now. तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। Till then, enjoy your time meaningfully, और हाँ, अपना और अपनों का भी ख्याल रखें। जय हिंद।